रामपुर ऐसे समझ लीजिएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी बन चुका था लकड़ी की बीएसपी की सरकार में। लेकिन जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी की आई, आजम खान साहब मंत्री बने, वो रामपुर तक नहीं पहुंचे थे और वहां से आने से पहले आजम खान साहब ने लकड़ी का कारोबार बंद करा दिया था। दोस्तों, रामपुर 37 विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के नौजवान प्रत्याशी सदाकत हुसैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मैंने उनसे कुछ सवाल किए जिसके उन्होंने बड़े सटीक जवाब दिए। देखिए ये दिलचस्प इंटरव्यू शुरू से आखिर तक, जिसको देखकर आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। जी, इसमें देखिए कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि इस बार जो हमारा मुकाबला होना है, बहुजन समाज पार्टी का जो मुकाबला होना है रामपुर में, वो समाजवादी पार्टी से ही होगा, क्योंकि कांग्रेस का कोई ऐसा जनाधार नहीं है रामपुर में। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट बंटवारे में जो एक घमासान हुआ, इसमें भारत भूषण गुप्ता जी का जो टिकट कटा है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी रामपुर में कहीं से कहीं तक अब फाइट में नहीं है। तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि हमारा मुकाबला अब सीधा सीधा समाजवादी पार्टी से ही होगा। हमने ये देखा कि चुनाव के आखिर तक मायावती जी चुप रही, जी जी कुछ नहीं कहा। इसके पीछे प्रियंका ने भी सवाल उठाए, अभी उन्होंने भी कुछ कहा इसके बारे में। जी 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 कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है, क्या मतलब किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी है? देखिए, जो सवाल इन्होंने उठाए हैं उनकी जो खामोशी रही है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहन जी की जो रैलियां हुई है, आपको नहीं मालूम होगा, 19 दिसंबर को बहन जी ने परिनिर्वाण दिवस मनाया था मान्यवर काशीराम जी का। तो उसमें तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा की पब्लिक जो वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं से कहीं तक नहीं दिखाया। इसके अलावा बहन जी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया, उसकी शुरुआत की, तो जो कि जिसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को है तो भारतीय जनता पार्टी को है। और आज भी अगर बहुजन समाज पार्टी की किसी से फाइट है तो भारतीय जनता पार्टी से है पूरे प्रदेश के अंदर, और सबसे बड़ा अगर किसी को नुकसान है तो भारतीय जनता पार्टी को है, बहुजन समाज पार्टी से। तो ये खामोशी ऐसा नहीं है, ये पार्टी की एक नीति है, पार्टी की एक प्लानिंग होती है कि ये हवाई बातों पर भरोसा नहीं रखती है। ये अपनी पार्टी की जो कार्यकर्ता होते हैं, टीम होती है, उसको जो है कोई ऐसी इजाज़त नहीं दी जाती है कि आपको कहीं धरना देना है, कहीं आपको प्रदर्शन करना है, कहीं आपको हुड़दंग मचाना है। ये इस टाइप की पार्टी नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी है। ये खामोशी से डोर टू डोर अपना काम करती है और डोर टू डोर काम चल रहा है। ये खामोशी मैं आपको बता दूं, सरकार बनेगी, सरकार 100% बहुजन समाज पार्टी की ही बनेगी। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार 1% नहीं बनती है बहुजन समाज पार्टी की, तो मैं आपको ये बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जब बहुजन समाज पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी तो बहन जी ही मुख्यमंत्री इस बार। अगर भाजपा को जरूरत पड़ी तो क्या वहाँ भी पहुँचेगी बहन जी? देखिए, भाजपा को जरूरत पड़ी, भाजपा को पीछे भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि बहन जी ने समर्थन दिया है, और ना ही कोई आगे हमारा कोई ऐसा इरादा है कि हम देंगे। अगर जरूरत पड़ती है हमें तो समाजवादी हमें समर्थन कर दे, सबसे पहला ऑप्शन होगा समाजवादी के लिए। जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर हमें किसी के समर्थन की। अब आप किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं चुनाव में? देखिए, रामपुर शहर में जो मुद्दे हैं, पूरे प्रदेश के जो मुद्दे हैं, वो तो एक बेरोजगारी तो खैर पूरे प्रदेश के अंदर है, आप भी जानते हैं इस बात को। लेकिन रामपुर के अंदर जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रामपुर के अंदर एक तो लिटरेसी रेट सबसे कम है पूरे प्रदेश के अंदर। अगर सबसे पिछड़ा हुआ कोई शिक्षा की तालीम के क्षेत्र में शहर है तो वो रामपुर है। और रोजगार के क्षेत्र में भी सिर्फ रामपुर के अंदर एक ही कारोबार था जिससे लोग अपना रोजगार चलाते थे, अपने बच्चों का जो है शिक्षा के लिए, उनके जो है घर परिवार को चलाते थे। वो सिर्फ और सिर्फ कारोबार था लकड़ी का। जो लकड़ी का कारोबार 2007 से लेकर 2012 तक की बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में बहुत अच्छा कारोबार चला था। रामपुर ऐसे समझ लीजिएगा सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी बन चुका था लकड़ी की बीएसपी की सरकार में। लेकिन जैसे ही सरकार समाजवादी पार्टी की आई, आजम खान साहब मंत्री बने, वो रामपुर तक नहीं पहुंचे थे और वहां से आने से पहले आजम खान साहब ने लकड़ी का कारोबार बंद करा दिया था। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि हम लोगों को किस तरह से रोजगार मुहैया करा पाए। ये रामपुर की लकड़ी जो फैक्ट्री है, ये इन्हें किस तरह से चालू कराए, और ये चालू कराना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से 2007 में बहन जी ने चालू कराई थी, वन मंत्री खुद रामपुर आए थे,
तो मैं रामपुर के लोगों से ये फिर वादा करता हूँ कि वन मंत्री दोबारा एक बार फिर रामपुर में आएंगे और लकड़ी का कारोबार जैसे 2007 वाली सरकार में चालू हुआ था वैसे ही 2022 की बीएसपी सरकार में चालू होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में हमें बहुत आगे काम करना है, क्योंकि अभी तक जो आजम का साहब, मैंने गरीबों के लिए स्कूल बनवाए, मैंने कमज़ोरों के लिए फ्री में शिक्षा दी, मैंने कमज़ोरों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई, ये सिर्फ और सिर्फ एक कहावत है, कहने के लिए है। उन्होंने अगर ऐसा किया होता तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो रामपुर उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी बनाई तो उन्होंने, यूनिवर्सिटी जो बनाई है वो अभी अधर में पड़ी हुई है, उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे शिक्षा के क्षेत्र में तो काम शिक्षा के क्षेत्र में काम है, लेकिन उसे विवादित जो बनाया है वो आजम खान साहब ने ही बनाया। कैसे? वो इस तरह से बनाया है कि जैसे इसको मान्यता मिल रही थी, आपको परमानेंट लाइफ टाइम वाइस चांसलर बनाया जा रहा था आजम खान साहब को, लेकिन ये बोले कि मैं बनूंगा इसका वाइस चांसलर, मेरे बाद मेरी औलाद बनेगी, उसके बाद उसकी औलाद बनेगी। तो ये कहाँ का कानून है? इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी जो लटकी, इसी वजह से लटकी है। अगर ये चाहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी इसका वाइस चांसलर बनूंगा तो ये यूनिवर्सिटी आज पूरे हिंदुस्तान में इस यूनिवर्सिटी का नाम होता। आज ऐसा नहीं होता। जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद अपनी डिग्रियाँ लेकर के पकौड़े बना रहे हैं, अपनी डिग्रियाँ लेकर के सड़कों पे घूम रहे हैं, वो घूमते नहीं, बल्कि विदेशों में इनकी नौकरी लगी हुई होती, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में इन लड़कों की नौकरी लग गई होगी। वो सिर्फ इन्होंने लटकाया है इसको, और बाकी कुछ नहीं। बीजेपी विभाग द्वारा और दूसरों की जगह भी उत्पीड़न है लोगों का, उसके बारे में देखिए, बीजेपी का तो मामला यह है, बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बीजेपी के पास वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा था। हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटना था उनका मकसद। उन्होंने जितना बांटना था, पूरा प्रदेश और पूरा देश ये जान चुका है कि जितना ये बांट सकते थे वो भरपूर तरीके से बांट दिया है। अब हिंदू और मुसलमान में उत्तर प्रदेश का नागरिक नहीं बंटने वाला है, क्योंकि पूरा प्रदेश भुखमरी की कगार पर है। पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी है। पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर डिग्रियां लेकर के अपने हाथों में सड़कों पर घूम रहे हैं। ये हालात हैं आज प्रदेश के। यही वजह है जो योगी जी कहते हैं हमने 20 लाख नौकरियां दी हैं। 20 लाख, हाँ, वो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं कि हमने 15-15 लाख रुपए भी दे दिए हैं। वो ये कहते हैं कि हम 20 20 लाख कह रहे हैं, लेकिन 2 करोड़ था उनका, वो गलती से निकल गया योगी जी के मुंह से कि हमने 20 लाख दिए, लेकिन 2 करोड़ का उनका वादा था कि हम 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, वो भी हर साल दे रहे हैं। अगर उन्होंने 2 करोड़ नहीं 20 लाख भी हर साल दिए होते तो फिर आज प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी बेरोजगारी नहीं होती। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर, शमशान घाट और कब्रिस्तान के नाम पर लोगों को जो है बांटने की कोशिश करी है। इस बांटने से सिर्फ देश की जनता परेशान हो सकती है, बाकी खुशहाली नहीं आ सकती। अब देश की जनता और प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी सरकार है जिस सरकार में ना ही कोई दंगा होता है, कानून व्यवस्था, लैंड ऑर्डर जो है बहुत सख्त रहता है। उसमें किसी भी तरह का, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही है, एक भी दंगा पूरे प्रदेश में के अंदर अगर हिंदू मुस्लिम का हुआ है, मुजफ्फरनगर की तरह या किसी और दंगे की तरह अगर कहीं प्रदेश के अंदर हुआ है तो कोई भी बता कि एक भी दंगा कहीं हुआ है। यहाँ तक के बाबरी मस्जिद का भी जब जजमेंट आया था बीएसपी की सरकार में, तो कई सारे सूबों के अंदर जो है कर्फ्यू लगाए गए थे कि कहीं दंगा ना हो जाए, लेकिन बहन जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थी और उत्तर प्रदेश में जैसी दिनचर्या चल रही थी वैसे ही चलती रही थी। एक सेकंड का भी कर्फ्यू नहीं लगा था। सौदागर साहब, आपने जो बातें कही बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन हर सरकार के पास में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जी। आपकी सरकार के पास में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, कोई उन्होंने तो कोई दिखाया नहीं कि देखिए इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही है, वो हमेशा इसी तरह आई है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नहीं रहा। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि हम जो है आपको 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए देंगे, या 10 करोड़ रोजगार देंगे, या 15-15 लाख रुपए देंगे, या हम घर देंगे। बहन जी ने ये नहीं बताया था जब सरकार बनी थी 2007 से पहले कि हम जो है काशीराम आवास भी देंगे, लेकिन बहन जी ने काशीराम आवास भी दिए थे। बहन जी ने ये नहीं बताया था कि हम जो है आपको अच्छी सड़कें देंगे, लेकिन अच्छी सड़कें भी दी थी बहन जी ने। बहन जी ने नौकरियों में आप देखिएगा, हर जिले के अंदर सफाई कर्मी की नौकरी हो, टीचर की नौकरी हो, पुलिस कर्मी की नौकरी हो, कितने सरकारी महकमों में सरकारी नौकरी निकाली थी। यहाँ तक के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जो कि नहीं था, वो भी बहन जी ने ही बनाया था। ये सारे काम बहन जी ने करे थे जो कि बताए नहीं थे। इस बार भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन हाँ ये है, कोई दंगा नहीं होगा प्रदेश के अंदर, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होगा, अधिकारियों का गुंडा राज नहीं चलेगा, पुलिस प्रशासन का जो है
जिस तरह से जो है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है, बिजली चेकिंग के नाम पर, वाहन चेकिंग के नाम पर, ये काम बहन जी की सरकार में नहीं होंगे। इसलिए जितनी बहन जी को जरूरत है उससे ज़्यादा इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के गरीबों और कमज़ोरों को ज़रूरत है कि इस बार बहन जी की ही सरकार बननी चाहिए। और मैं आपसे ये भरोसा दिलाता हूँ और आपकी जो है चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार निश्चित तौर पर बहन जी मुख्यमंत्री बन रही है 5वीं बार। ये थे हमारे साथ सदाकत हुसैन साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और इनका सीधा मुकाबला समाजवादी के दिग्गज नेता आजम खान साहब से है। इनका कहना यह है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनेगी। ये तो तभी बताएगा कि क्या होगा। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।